Hello and welcome to Career Talk by Shubham Pathak. And today we see the second part of modern history. पिछले वाले लेक्चर में हमने बैटल ऑफ बक्सर तक देख लिया था, जहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव ने जो कंबाइंड फोर्सेस थी नवाब ऑफ बंगाल, नवाब ऑफ अवध और मुग़ल एम्परर शाह आलम टू को डिफीट कर दिया था और एक तरीके से ब्रिटिश रूल के शुरुआत की, कंपनी रूल बेसिकली की शुरुआत कर दी थी। उसके बाद क्या होता है, बैटल ऑफ बक्सर 1764 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो खुद को एस्टैब्लिश कर देती है। यहाँ पे वो खुद को एस्टैब्लिश कर देती है एज अ फॉर्मिडेबल पावर। मतलब बेटा अब तुम हरा ना पाओगे हमको, ऐसा। माइटी मुगल्स को हरा दिया तो फिर क्या बच गया यार, है ना। तो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक बात समझ में आ गई कि यार ये जो कंपनी है जिसको हमने ट्रेडिंग करने के लिए भेजा था, ये सिर्फ ट्रेडिंग नहीं कर रही है वहाँ, ये कुछ और खेला हो रहा है वहाँ पे। तो इट इज़ नॉट मीर अ ट्रेडिंग कंपनी, इट इज़ मोर देन दैट। ये बात समझ में आ गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो 1764 में बैटल ऑफ बक्सर जीतने के बाद कंपनी ने क्या किया, डुअल रोल इस्टेब्लिश कर दिया। डुअल रूल इसमें क्या हो गया, इसमें जो दीवानी राइट्स थे, ठीक है, वो मिल गए इनको मुग़ल एम्परर से ऑफ बंगाल, उड़ीसा एंड दिस बिहार, ठीक है। और निज़ामत राइट्स इनको मिल गए नवाब ऑफ बंगाल से, यानी निज़ामत राइट्स मतलब पुलिस एंड जुडिशरी राइट, और दीवानी राइट्स मीन्स रेवेन्यू कलेक्शन के राइट्स, ये मिल गए, ठीक है। तो जो कंपनी थी उसके पास फुल पावर विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन जो नवाब ऑफ बंगाल था उसके पास फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट एनी पावर। विदाउट एनी पावर इसलिए क्योंकि उनके पास जब कोई पुलिस नहीं है, उनके पास ज्यूरिडिक्शन नहीं, उनके पास पैसा कलेक्शन करने का कुछ तरीका नहीं अब, तो फिर पावर कहाँ से आएगी। तो ये उन्होंने रूल इस्टेब्लिश किया। तो ऐसा चला 1772 तक, 1765 से 1772 तक इनका ये रूल चला, यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है। देन ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल को लूटना शुरू कर दिया बुरी तरह। ये निरंकुश तरीके से निरंकुश शासन चलने लगा। उसके बाद इसमें जो ऑफिशियल्स थे कंपनी के वो पैसा कमाने लगे, करप्शन करने लगे, और जो कंपनी थी वो बैंकरप्ट होने लगी। उसके पास पैसा नहीं आ रहा है, लेकिन जो कंपनी के बंदे हैं वो अलग लेवल पर पैसा काट रहे हैं। तो ये देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने इसको रेगुलेट करने का सोचा और पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, राइट। तो पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773, इट वाज एनेक्टेड बेसिकली द फर्स्ट अटेम्प्ट टू रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। फिर इंडियन टेरिटरीज को इसमें बाद में बोला गया ब्रिटिश पोसेशंस, ठीक है। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ने क्या डिसाइड किया कि जो बंगाल का एडमिनिस्ट्रेशन है दैट विल बी कैरिड आउट बाय द गवर्नर जनरल, राइट। होगा कंपनी का ही, बट गवर्नर जनरल से करेंगे, और उसके 4 मेंबर्स। तो इसमें सबसे पहला जो गवर्नर जनरल था दैट वाज वॉरेन हेस्टिंग्स। तो वॉरेन हेस्टिंग्स और उसके 4 बंदों का नाम इस रेगुलेटिंग एक्ट में दिया गया कि ये बंदा पहला रहेगा। उसके बाद जो फर्दर गवर्नर जनरल्स आएंगे वो कंपनी ही अपना उनको अपॉइंट करेगी, राइट। तो और इसमें सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश की गई कि सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टैब्लिश इन बंगाल, लेकिन उसका ओरिजिनल और एपिलिएट ज्यूरिडिक्शन था, लेकिन ये उसका एग्जैक्टली क्या ज्यूरिडिक्शन रहेगा ये कुछ डिफाइन नहीं किया, इसमें एम्बिग्यूटी रह गई। इस एम्बिग्यूटी को खत्म करने के लिए एक अमेंडमेंट एक्ट आया 1781 में, यानी 1773 के बाद 1781 में अमेंडमेंट एक्ट आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का जो आपका ज्यूरिडिक्शन था वो क्लियरली डिफाइन कर दिया, राइट, इन 1781। तो अच्छा, अब देखो क्या हुआ था कि 1565 में विजयनगर एम्पायर था, राइट। तो बैटल ऑफ टेलीकोटा हुई। बैटल ऑफ टेलीकोटा में विजयनगर का एम्पायर डिसइंटीग्रेट हो गया, ठीक है, बहुत बहुत छोटे छोटे किंगडम्स में। और ये होने के बाद जो मैसूर था वो बेसिकली इमर्ज हुआ एज अ ग्रेट पावर इन द सदर्न रीजन, राइट। जिसमें जब छोटे छोटे किंगडम्स आ गए, छोटी छोटी चीज़ें आ गई, तो बहुत ही डिसइंटीग्रेशन ऑफ पावर हो गया, कोई स्ट्रॉन्ग पावर नहीं थी। तो वो स्ट्रॉन्ग पावर होने की एक रिक्वायरमेंट हो गई कि भाई एक स्ट्रॉन्ग रूलर चाहिए अपने को जो कि पावर को कंसोलिडेट करे, और ऐसे में उदय होता है हैदर अली का। हैदर अली वॉज द कमांडर एक्चुअली, राइट। तो वो धीरे धीरे क्या करता है, हैदर अली और टीपू सुल्तान आते हैं। तो
जो मराठाज हैं वो तो हर जगह लूटपाट करते हैं, तो वो भी नीचे आते हैं इसके पास हैदर अली के एरिया में और लूटपाट करके जाते हैं, बड़ा परेशान। वही निज़ाम ऑफ हैदराबाद जो है उसने इसी वजह से, बिकॉज ऑफ निज़ाम ऑफ हैदराबाद ऑल्सो, तो मैसूर जो था वो पॉलिटिकली और फाइनेंशियली वीक हो गया था, तो रूलर की, स्ट्रॉन्ग रूलर की ज़रूरत थी। हैदर अली चार्ज लेता है 1761 में, ठीक है। हैदर अली को ये बात पता थी कि मराठों को रोकने के लिए उनके जैसी चपल, चालाक और चतुर फौज चाहिए मुझे। और फ्रेंच जो कि बेसिकली जिनका संरक्षण मैसूर हैदराबाद को प्राप्त था, क्यों प्राप्त था? क्योंकि डुप्लेक्स ने मैसूर पे जीत लिया था, उसमें अनवरुद्दीन को हरा दिया था, जिन्होंने अंग्रेज़ों से हेल्प ली थी, तो उनको हरा दिया था उसमें फ्रेंच ने। एंग्लो फ्रेंच वॉर जो हुआ, एंग्लो मैसूर वॉर जो हुआ था, उसमें हरा दिया था। तो ऐसा चाहिए, तो उसने क्या किया, उसने कनेक्शंस अपने क्लोज करने शुरू कर दिए फ्रेंच के साथ, हैदर अली ने, ठीक है। तो निज़ामुल मुल्क जो था बेसिकली, उसकी डेथ के बाद मुजफ्फर जंग फ्रेंच की मदद से अनवरुद्दीन को हरा करके निज़ाम ऑफ हैदराबाद बन चुका था और फ्रेंच के इंटरेस्ट को सिक्योर कर लिया उसने हैदराबाद में, ठीक है। उसके बाद वैसा ही अम्यूनिशन और ट्रेंड लोग उसको चाहिए थे, तो उस हैदर अली ने फ्रेंच की मदद ली अपनी आर्टिलरी और उसको आर्मी को अपग्रेड करने के लिए। तो उसने पहली आर्मी फैक्ट्री इस्टेब्लिश की डिंडीगुल में, जो कि तमिलनाडु में है आज की डेट में। ये डिंडीगुल में अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश की। वहीं पे मराठाओं ने तीसरे बैटल ऑफ पानीपत में जो उनको हार मिली अहमद शाह अब्दाली से 1761 में, उससे रिकवर कर लिया। उन्होंने रिपीटेड अटैक्स किए, 10 साल के अंदर हालत ख़राब कर दी हैदर अली की। 1764 में, 1766 में, 1771 में परेशान करके रख दिया उसको। लेकिन ये किया उन्होंने किसके अंडर में? माधव राव। तो माधव राव सिंधिया बेसिकली, है ना। तो माधव राव की डेथ के बाद मराठास कमज़ोर पड़ गए और उसके बाद हैदर अली ने उनको रेल बनाई। हैदर अली ने रिपीटेड रेडिड किया मराठास को और बाद में सिर्फ जो अपनी लॉस्ट टेरिटरीज थी वही नहीं, उसके अलावा भी एक्स्ट्रा एरिया उन्होंने जीत लिया, ठीक है। इंग्लिश ये सब देख रहे थे और उनको टेंशन हो रही थी हैदर अली की बढ़ती पावर से, जाहिर सी बातें होनी ही थी। तो अब अंग्रेज़ों को लग रहा था कि जैसे हमने बाकी बैटल ऑफ बक्सर जीत ली, बैटल ऑफ प्लासी जीत ली, हम इसको ही पेल देंगे, ठीक है। तो उन्होंने हरा ही दिया था। तो उन्होंने क्या किया, दे कंक्लूडेड अ ट्रीटी विद निज़ाम ऑफ हैदराबाद इन 1766। ट्रीटी में उन्होंने बोला कि हम आपको हैदर अली के अगेंस्ट में प्रोटेक्ट करेंगे। क्यों करेंगे प्रोटेक्ट? क्योंकि भाई निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने हैदर अली को भी तो परेशान किया था, तो अब हैदर अली पेलेगा। तो इस वजह से उन्होंने कहा हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है, तुम्हें हमारा साथ देना पड़ेगा। और उसके बाद नॉर्दर्न सरकार्स को भी प्रोटेक्ट कर लेंगे, क्योंकि वो हैदराबाद से ही लगा हुआ एरिया है, ईस्टर्न कोस्ट लाइन है अबव कर्नाटक, ठीक है। तो अब हैदर अली के ऑलरेडी टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स थे वहाँ पे नवाब ऑफ आरकोट के साथ, यानी जो कैपिटल कर्नाटक की कैपिटल थी। सो हैदराबाद ने ट्रीटी साइन कर दी। दिस ट्रीटी वॉज इफेक्टिवली दी सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस क्या होता है, कैसे किसने इंट्रोड्यूस किया, वी विल टॉक अबाउट इट लेटर। बट सब्सिडरी अलायंस में मोटा मोटा ऐसा है कि हम तुम्हें प्रोटेक्शन देंगे, तुम ज़्यादा नेता ना बनो, हमें तुम खर्चा दो, हम अपनी आर्मी भी रखेंगे, तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे, बस तुम हमारे इंटरेस्ट सिक्योर करो, ये मतलब है। तो इस तरीके से हैदराबाद बिकम्स द फर्स्ट प्रोविंस टू साइन दी सब्सिडरी अलायंस, ठीक है। तो पहली एंग्लो मैसूर वॉर हुई 1767 में हैदर अली के साथ, राइट। तो हैदर अली ने क्या किया, हैदर अली की जो पावर थी दैट वाज इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए मराठाओं के साथ और निज़ाम ऑफ हैदराबाद के साथ मिलके उसने हमला कर दिया। लेकिन हैदर अली स्मार्ट निकला, उसने कहा मराठाओं से कि तुम पैसा रखो भाई, उनको पैसे से मतलब था। और निज़ाम ऑफ हैदराबाद को बोला भाई देख, जो भी टेरिटरीज जीतेंगे उसमें से थोड़ा भाई तुम भी ले लेना, मुझे कोई टेंशन नहीं, मैं दे दूंगा। यहाँ पे खेल पलट गया और इंग्लिश हारे बुरी तरह से हैदराबाद में। इसमें तो ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन हुई, हैदर अली ने पेल के रख दिया अंग्रेज़ों को बुरी तरीके से, ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी साइन कराई, दैट वाज ट्रीटी ऑफ मद्रास, ठीक है। इस ट्रीटी में डिसाइड हुआ कि कभी भी कोई भी दिक्कत होगी तो अंग्रेज़ हमारी मदद करेंगे, तुम्हें हमारी मदद के लिए आना होगा। अब 1771 में ये 1767 से 1769 में हुई, ठीक है। 1771 में जैसा कि मैंने अभी पहले बताया था कि मराठाओं ने इनकर्जन किया दोबारा से, जब माधव राव की डेथ हुई उससे पहले, राइट, इनकर्जन किया। 1771 में मराठाओं ने जब इनकर्जन किया, अंग्रेज हेल्प के लिए आए नहीं। तो हैदर अली ने कहा कि तुम लोगों ने ट्रीटी ब्रेक किया, तुम मदद के लिए नहीं आए, और उसने उनको ब्लेम किया। तो अच्छा
ठीक है, यहाँ तक तो वो ठीक था। इतने के बाद क्या हुआ, माहे एक जगह है वहाँ पे, ठीक है, कर्नाटका में। तो वो दैट वाज अ पोर्ट, इट्स अ मालाबार कोस्ट, राइट, मालाबार कोस्ट है। वहाँ पे फ्रेंच का मटेरियल आता है कुछ, जो कि हैदर अली के पास जाना है, हैदर अली के पास जाता है। ये देख करके अंग्रेज़ों की जल जाती है। तो अंग्रेज़ क्या करते हैं, जा करके माहे को कैप्चर कर लेते हैं। ये चूंकि माहे वॉज इन द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ हैदर अली, तो हैदर अली को लगता है कि ये मेरी अथॉरिटी पे इन्होंने इनकर्जन किया है। तो वहाँ से हैदर अली डिक्लेयर कर देता सेकेंड वॉर। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर होती है, राइट, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर होती है 17 उसके बाद सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर के टाइम पे हैदर अली की डेथ हो जाती है 1781 में, ठीक है। और टीपू सुल्तान टेक ओवर करते हैं। टीपू सुल्तान ने वॉर को पर कोई नतीजा आया नहीं, वो लोग लड़ते रहे, कोई नतीजा नहीं आया, तो उन्होंने एक पीस ट्रीटी साइन कर ली, राइट। और उसके इस ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन की, दे साइन ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, राइट। और ट्रीटी ऑफ मैंगलोर में जो जिसकी एक्वायर्ड टेरिटरीज थी वापस दे दी, ठीक है। अब ऐसा बढ़िया चलता रहा आराम से 8-9 साल 10 साल तक। लेकिन दोबारा से डिस्प्यूट आया, दोबारा से स्टेट ऑफ ट्रेवनकोर एंड टीपू सुल्तान के बीच में। अब स्टेट ऑफ ट्रेवनकोर माने केरल बेसिकली। तो अब 1790 में टीपू ने डिक्लेयर कर दी वॉर एज एक्सपेक्टेड। जो था अब उसके बाद वो ये था कि इंग्लिश ने सपोर्ट कर दिया ट्रेवनकोर किंगडम को, जो होना ही था। और यहाँ पे 1791 में जनरल मेडोज जो है बेसिकली उसके अंडर ट्रेवनकोर को सपोर्ट करते हैं इंग्लिश। और बाद में लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है वो लीडरशिप टेक ओवर कर लेता है और अटैक कर देता है सेरिंगपट्टनम को विद द सपोर्ट ऑफ मराठास एंड निज़ाम। लेकिन इस बार मराठा और निज़ाम सपोर्ट नहीं करते हैं हैदर अली को, और उसके बाद टीपू सुल्तान को हार झेलनी पड़ती है, ठीक है। हाँ, उसके बाद क्या होता है देखो, 1796 में जब ये वॉर सीन बन जाता है 1792-94 में, ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम साइन करना पड़ता है। ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम वॉज वेरी ह्यूमिलिएटेड टू टीपू सुल्तान। अब टीपू सुल्तान लेकिन सारी ट्रीटी के सारे टर्म्स को जो है ना फुलफिल कर देता है। 1796 में जो हिंदू वोडेयार डायनेस्टी का रूलर था, यानी बेसिकली मैसूर का राजशाही परिवार जो था, वो उसका हिंदू रूलर मर जाता है। तो टीपू सुल्तान अपने आप को राजा डिक्लेयर कर देता है। वो उनको देने से मना कर देता है, नहीं भाई तुम कुछ नहीं, बेकार, तुम माइनर सन होता है जो वोडेयार का, उसको मना कर देता है, तुमको राजा नहीं बनाएंगे, ठीक है। खुद को राजा बना देता है लॉर्ड वेलेस्ली जो होता है वो चाहता होता है टीपू सुल्तान को कि भाई तू सब्सिडरी अलायंस साइन कर ले हमसे, पर टीपू मना कर देता है। इसके चक्कर में फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर होता है, दैट वॉज द डिसाइडिंग वॉर, ठीक है। तो इसमें टीपू सुल्तान वॉज डिफीटेड विद द फॉल ऑफ सेरिंगपट्टनम वो हार जाता है। और उसके बाद वोडेयार जो हिंदू रूलर जो माइनर सन था उसको महाराजा डिक्लेयर कर देता है, और ये वेलेस्ली, और वो जो महाराजा होता है वो सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट कर लेता है मैसूर की, ठीक है। तो बेसिकली सब्सिडरी अलायंस वॉज इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड वेलेस्ली। 1831 में जो आपका ये होता है विलियम बेंटिक, वो मैसूर का कंट्रोल टेक ओवर कर लेता है ऑन द ग्राउंड ऑफ मिस गवर्नेंस, ठीक है। लेकिन बाद में 1891 में लॉर्ड रायपन जो है वो रिस्टोर कर देता है किंगडम उसके रूलर को कि भाई ऐसे मत करो यार, किस का तुम टेक ओवर करोगे। लॉर्ड रायपन थोड़ा ठीक बंदा होता है, इस वजह से वो उसको कर देता है। अब देखो, अब आता है चैप्टर 7, यानी मेन कहानी मॉडर्न हिस्ट्री की जो मेन है, जो जड़ है, बेसिकली वो यहीं से शुरू होता है। यानी बेसिकली इंडिपेंडेंस मूवमेंट की शुरुआत रिवोल्ट ऑफ 1857 से मेन इस चीज़ की। ये तो सब बैकग्राउंड हो गया कि अंग्रेज़ों ने कैसे कैसे करके अपनी पावर को एस्टेब्लिश किया पूरे इंडिया में। तो पहले उन्होंने बंगाल में एस्टेब्लिश किया, उसके बाद फिर इन्होंने यहाँ पे एस्टेब्लिश किया, उसके बाद फिर बाद में मराठाओं को मारेंगे, फिर नॉर्थ इंडिया में पंजाब को मारेंगे, सबको मारेंगे, ठीक है। तो 1857 का रिवोल्ट होता है। होता क्या है, इसके रीजंस क्या होते हैं? रीज़न ये होते हैं कि अंग्रेज़ों ने जहाँ जहाँ गए वहाँ पे धोखे दिए और अपनी पॉलिटिकल प्रेस्टीज को ख़त्म कर लिया। लोगों को ये समझ में आ गया कि भाई इनका कोई भरोसा नहीं है, ये अभी तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं और कल को जैसे ही तुम इनका साथ देगे किसी स्ट्रॉन्ग को बीट कर दोगे, तुम तो वैसे ही कमज़ोर हो, ये तुमको बीट कर देंगे। ये चीज़ लोगों को समझ में आ गई थी। तो पॉलिटिकल कॉजेज यही थे कि इन्होंने क्या है कि सब्सिडरी अलायंस, रिंग ऑफ फ्रेंड्स और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आ गया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो कि लॉर्ड डलहौजी ने इंट्रोड्यूस किया था, वो बहुत सीवियर था। उसमें सीधा सीधा ही ले लेते थे कि अगर किसी के पास
लेजिटिमेट उत्तराधिकारी नहीं है, ये कोई सन नहीं है, तो वो उसको रूल देते ही नहीं थे। वो कहते तुम रूल अब हमारा दे दो, तुम्हारा कोई रूल नहीं। तो इससे लोग बड़े नाराज थे, बहुत सारे राजा और प्रिंसेस इस बात से बहुत सारे नाराज थे। ठीक है, चलो, तो इकोनॉमिक कॉजेस क्या थे? रेवेन्यू सेटलमेंट्स, बहुत जहाँ जहाँ अंग्रेजों ने अपना रूल एस्टेब्लिश किया वहाँ वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई रेवेन्यूज थे, राइट। एक्सपोर्ट ड्यूटी बहुत ज़्यादा थी। लो टैरिफ ब्रिटिश गुड्स पे लगा रहे थे, हाई टैरिफ इंडियन गुड्स पे लगा रहे थे, जिससे कि इंडियन जो आर्टिशियंस थे या हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो धीरे धीरे ख़राब हो रही थी। ठीक है, उन्होंने लोकल रूलर्स को हटा दिया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो उसको उत्तराधिकारी अगर कोई प्रॉपर नहीं है तो उसको उसका रूल दे नहीं रहे थे। अब मजबूरन इससे हुआ ये कि जो पैटर्न्स थे बेसिकली लोकल आर्टिशियंस के, लोकल लोगों के, वो पैटर्न्स राजा रहे नहीं, पैटर्न्स रहे नहीं, तो वो लूज़ कर गए अपना पैटर्नेज। तो इसके कारण में अब उनके पास चूंकि कोई और साधन था नहीं पैसे कमाने का, तो दे शिफ्टेड टू एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में शिफ्ट किया। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज देखिए क्या थे। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज, रैम्पेंट करप्शन, जो कंपनी ने बंगाल से शुरू किया वो पूरे देश में फैलाया। और इनको ये लगता था कि हम सुपीरियर हैं, वाइट सुपीरियोरिटी थी, तो वो अपना कल्चर हम पे थोपना चाहते थे। तो जो हमारे सोशल कस्टम्स थे, रिलीजियस कस्टम्स थे, उनमें इंटरफेयर करते थे। बेसिकली रिफॉर्म उनके अकॉर्डिंग वो रिफॉर्म करने की कोशिश करते थे इसको। कुछ इसमें से रिफॉर्म्स ठीक भी थे, पर कुछ ये था कि भाई हम सुपीरियोरिटी हैं, रेसिज्म बहुत ज़्यादा था। ठीक है, तो कंपनी ने इसमें काफ़ी इंटरफेयर किया, तो लोग इस बात से भी बड़े नाराज़ थे। अब चाहे सही हो चाहे गलत, पर भाई लोग तो नाराज़ थे कि तुम हमारे रिलीजन में, हमारे कस्टम्स में इंटरफेयर क्यों कर रहे हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने क्या इंटरफेयर किया? फॉर एग्जाम्पल एबॉलिशन ऑफ सती हुआ 1829 में, जो कि राजा राम मोहन रॉय के एफर्ट्स के कारण सती एक्ट आया। एबॉलिशन ऑफ सती एक्ट 1829 आया। फिर हिंदू विडो मैरिज एक्ट 1856 आया बाई दी ईश्वर चंद्र विद्यासागर एंड सो ऑन। अच्छा, अब जो आर्मी थी, बेसिकली जो पुलिस थी, उसमें जो इंडियन सोल्जर्स थे वो बड़े खफा थे कि भाई यहाँ पे जो कारतूस आई है, नई एनफील्ड राइफल आई है, इसमें गाय की चर्बी और सुअर का मांस है। तो इससे हिंदू और मुस्लिम्स दोनों के ही रिलीजियस सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए थे। उन्होंने मना कर दिया कि भाई हम नहीं करेंगे, और ये मना करने के चक्कर में उन्होंने जेल में डाल दिया, निकालने लगे लोगों को। तो उसके बाद फिर और ये बोल दिया कि आपको कोई फॉरेन अलाउंस नहीं मिलेगा, आपको जहाँ भी कंपनी चाहेगी वहाँ पे आपको जाके सर्व करना पड़ेगा। इसके बाद जो भी रिक्रूटमेंट होंगे बंगाल आर्मी में, उसमें आपको ये सब काम करना पड़ेगा। इससे लोगों का दिमाग वैसे ही ख़राब हो गया। ठीक है, तो एंड में मंगल पांडे ने अपने ऑफिसर को गोली मार दी। मंगल पांडे ने अपने ऑफिसर को गोली मार दी। इससे सोल्जर्स ने डिनाई कर दिया एनफील्ड कार्टेजेस यूज़ करने से, यहाँ पे इन्होंने मना कर दिया, तो उनको जेल में डाल दिया 10-10 साल के लिए। इससे जनरल म्यूटनी हो गई, एकदम बस हो गया, म्यूटनी शुरू हो गई, रिवोल्ट शुरू। तो इसमें बहादुर शाह जो था, जो कि रूलर था मुगल्स का, उसको सिंबॉलिक हेड इन्होंने नियुक्त किया। तो इससे एक चीज़ तो क्लियर आ गई थी कि इतना लंबा जो रूल चला ना मुगल्स का, उससे इंडिया को सेंस ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी मिली। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जो था वो मुगल्स थे इंडिया के लिए, जो पॉलिटिकल यूनिटी थी इंडिया की। सिविलियंस ने भी रिवोल्ट को ज्वाइन किया, पीस एंड आर्टिशंस, डिस्पोज्ड जमींदार एंड रूलर जिनको हटा दिया था, जिनको अपने रूल से हटा दिया था, उन सब ने इसको ज्वाइन किया। तो लीडर्स ऑफ रिवोल्ट क्या थे? देखो, दिल्ली में तो जनरल बख्त खान ने इसको लीड किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा जो रिवोल्ट हुआ जो 1957 का, कौन कौन से लोगों ने अलग अलग रीजन को रिप्रेजेंट किया। कानपुर में नाना साहब ने रिप्रेजेंट किया, विच वॉज द अडॉप्टेड सन ऑफ लास्ट पेशवा बाजीराव टू। ठीक है, लखनऊ में बेगम हजरत महल, बरेली में खान बहादुर, बिहार में कुंवर सिंह, फैज़ाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, झांसी में झांसी की रानी, द मोस्ट फेमस। ठीक है, ये रिवोल्ट था, बुरी तरह से हुआ, बाद में सप्रेस होना ही था, क्योंकि इन दोनों के सबके बीच में एक तो ऑल इंडिया मूवमेंट नहीं था, इन्वॉल्वमेंट था नहीं किसी का, ऊपर नॉर्दर्न इंडिया की बात थी ये सारी। ठीक है, और ऊपर से इनका कोई भी आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं था प्रॉपर, या कोई भी प्लानिंग इतनी प्रॉपर नहीं थी कि भाई कैसे रूल को करना है। बस गुस्सा आ गया, गुस्से में निकल पड़े कि पेलेंगे तुमको। पर ऐसे नहीं हो सकता ना, आप किसी भी जो पावर है उसको आप इस तरीके से तो नहीं उखाड़ सकते कि चलो चलो पेल के आते हैं। तो ये कोई लड़ाई झगड़े तो है नहीं, कॉलोनी का तो है नहीं कि चलो लौंडे बुलाए और पीटाए। तो दैट वॉज द थिंग। तो पुअर राम्स, पुअर कोऑर्डिनेशन, नो यूनिफाइड आइडियोलॉजी, ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन वॉज कम्प्लीटली एब्सेंट। इससे हुआ कंपनी का अच्छा, लेकिन इससे एक बड़ा जो इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट हुआ वो ये
कि कंपनी का रूल ख़त्म हो गया। कैसे हुआ कि इतनी जो बड़ी म्यूटिनी थी, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को समझ में आ गया कि जो कंपनी का रूल है या जो कंपनी है, दे आर नॉट एबल इनफ टू बेसिकली कंट्रोल सच काइंड ऑफ म्यूटिनी, राइट। वो उसको नहीं कंट्रोल कर सकते। तो कंपनी ने बेसिकली, कंपनी का जो रूल था दैट केम टू एन एंड एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक ओवर। तो बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वॉज पास्ड कि भाई अब ढंग से तुमको गवर्न करेंगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्राउन ने क्या, क्राउन प्रोवाइडेड फॉर द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, जो, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन था, इट वॉज दी दैट मेंबर ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट, वो बंदा ब्रिटिश पार्लियामेंट का था। उन्होंने वो प्रोवाइड किया कि भाई जा करके तुम देखो ये क्या चल रहा है इंडिया में। इस प्रोक्लेमेशन से जो गवर्नर जनरल था, जो कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से आया, उसको अब एक एडिशनल चार्ज या एडिशनल उपाधि दे दी गई वाइसरॉय की। तो पावर भले ही बढ़ी हो या ना बढ़ी हो, लेकिन प्रेस्टीज बराबर बढ़ गई थी। गवर्नर जनरल इज नाउ वाइसरॉय ऑल्सो। और क्लियरली पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल वॉज अडॉप्टेड कि बेटा इनको अलग अलग रखो, अगर ये मिलेंगे, ऐसी म्यूटिनी दोबारा हो गई तो झेल नहीं पाएंगे हम। रेसिज्म किया गया। आर्मी में जो लोग इंडियन सोल्जर्स थे उनको कम कर दिया गया, और उनको कास्ट पे और रेस पे और इन सब चीज़ों पे डिवाइड कर दिया गया। उसके हिसाब से, कास्ट के हिसाब से चीज़ें बनाई जाने लगी। रिफॉर्म्स का एरा यहाँ पे आके ख़त्म हो गया। अब कोई रिफॉर्म ना आने थे। सोशो रिलीजियस रिफॉर्म्स यहाँ पे आके ख़त्म हो गए, क्योंकि इनको समझ में आ गया था कि इनमें इंटरफेयर करो मत, इनके सोशल फैब्रिक। ओके, सो नाउ यूनिट 4, इसमें रिफॉर्म मूवमेंट्स, वी विल सी द रिफॉर्म मूवमेंट्स। सोशो रिलीजियस रिफॉर्म्स क्या है, इसमें हम वी विल डिस्कस द जनरल फीचर्स, क्या थे और कैसे था, ठीक है। तो इसमें सारी चीज़ें डिस्कस नहीं करेंगे, मतलब एक एक चीज़ तो नहीं हो पाएगी, लेकिन ये चीज़ें हो पाएंगे। ब्रॉड आइडिया कैसे कैसे क्या क्या हुआ, कैसे कैसे चीज़ें हुई, वो वी विल डिस्कस, ओके। तो रिलीजियस कॉजेज़ फॉर रिफॉर्म्स क्या थे, देखो क्या था कि हमारे यहाँ जो पढ़े लिखे लोग थे ना, वो पढ़ने लगे थे लोग। एक मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया क्लास बन रही थी, जिसमें लोग बाहर जा रहे थे पढ़ने। राजा राम मोहन रॉय, दादा भाई नौरोजी और मैनी मोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर एंड सो। तो उन लोगों का दिमाग खुल रहा था, भाई ये सब तो गड़बड़ चल रहा है देश में। तो रिफॉर्म्स तो होना तय था, क्योंकि लोगों का जब दिमाग करेगा, लोग उस चीज़ को रिवोट करेंगे, लोग उस चीज़ प्रोपगेट करेंगे, चीज़ों को चेंज करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इंग्लिश रूल ने या कंपनी रूल ने बेसिकली उस चीज़ को ओकेजन्ड कर दिया कि भाई इसकी वजह से ये जस्ट, वो कहते हैं ना कि जैसे इंडियन मानसून होता है, वो जस्ट किक स्टार्ट होता है कि भाई आना तो है ही, लेकिन जो ऊपर की वेस्टर्लीज हैं वो जब ऊपर चली जाती हैं तो किक स्टार्ट हो जाता है, ऑनसेट ऑफ मानसून हो जाता है। इट्स जस्ट लाइक ऑनसेट ऑफ रिलीजियस रिफॉर्म्स, कंपनी रूल। बाकी होना तो वो तय था ही, ठीक है। तो जैसे तो इसमें जैसे जो था, मोनोपोली ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट वॉज डेनाउंस्ड कि भाई रिलीजियस टेक्स्ट हैं, अच्छी बात है, लेकिन इनकी मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई इसके ऊपर कुछ है ही नहीं दुनिया में, यही है जो है ना। एंड प्रीस्ट ट्राई टू एंजॉय द ओवरवेलमिंग एंड ऑब्वियसली अनहेल्दी इन्फ्लुएंस ऑन द माइंड्स ऑफ पीपल। ऐसा कुछ था ही नहीं जो रिलीजियस परसिक्यूशन से लोगों से करवाया ना जा सके। लोग कुछ भी कर देंगे रिलीजियस के नाम पे, ऐसा हाल था। एंड इट वॉज वेरी डिप्रेसिंग फॉर द विमेन ऑल्सो, राइट। सती प्रथा वॉज प्रेवलेंट, पर्दा सिस्टम वॉज देयर, एंड राइट टू एजुकेशन वॉज ऑलमोस्ट nil, and only identity accepted by the society was to be someone's wife and mother. Yeah, I'm so sorry for that disturbance. I am in the office, so just please pardon me for that. है ना। Polygamy was prevalent in Bengal. Caste problem was there. So irrespective of religion, people were divided into numerous castes and subcastes, right? And all the legitimacy to the system was achieved via Vedas, उपनिषद एक्सेट्रा। तो इन सब चीज़ों के थ्रू, यानी उपनिषद जो थे, वेदास जो थे, उनसे ही इस चीज़ को बड़ा वो मिला, दृढ़ हुई ये चीज़ें बहुत परकुलेट हो गई हमारे इंडियन सोशल सिस्टम में, राइट। दैट कॉजेज द सीवियर डिस्क्रिमिनेशन टू द पीपल हु बिलोंग टू लोअर स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी, दैट इज द लोअर स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी। जो लोग थे, इनको हेवी डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा। अनटचेबिलिटी वॉज मोस्ट सीवियर इन दैट, right? So opposition of Western culture was there. British tried to impose Western culture, right? And consider Indian as subhumans. वो मानते ही नहीं थे कि भाई ये भी इंसान है। वो मानते थे ये सब साले भूखे नंगे लोग हैं और इनको कुछ नहीं आता, बेकार है, हम सिखाएंगे इनको कि क्या सही तरीका है, क्या चीज़ है, राइट। सो उन्होंने अच्छा एक चीज़ और थी, वो ये कि
हमारा जो कल अब ब्रिटिश बहुत हैंडफुल ऑफ ब्रिटिशर्स थे, तो जो लोग पढ़े लिख रहे थे ना, धीरे धीरे पढ़ लिख रहे थे, उनको एक बात बड़ी दिमाग में घूम रही थी कि यार ये जो लोग हैं, जरा से लोग हैं यार ये, और इन्होंने हमें बंदी बना रखा है इतनी बड़ी पॉपुलेशन को, इतने बड़े एरिया में। तो उनके दिमाग में एक चीज़ बैठ गई कि यार कहीं ना कहीं हमारा जो कल्चर है, हमारी जो चीज़ें हैं, वो सबॉर्डिनेट तो हैं, वरना गुरु ये जरा से लोग और हमें मतलब कैसे बना लिया इन्होंने, इतना बंदी बंदी बना लिया और इतना सब परेशान कर रहे हैं जरा से लोग। ये बात दिमाग में लोगों के बैठने लगी, वहाँ से लोगों के मन में अपने ही कल्चर के प्रति, अपनी ही संस्कृति के प्रति हीन भावना पैदा होना शुरू हो गई। ये प्रॉब्लम्स आने लगे। तो इस अब जब ये हीन भावना आएगी लोगों के मन में, तो सोशो रिलीजियस रिफॉर्म्स आना तो तय है। अब उसमें से कुछ लोग तो वेस्टर्नाइजेशन को प्रमोट करेंगे, कुछ लोग इंडियनाइजेशन को प्रमोट करेंगे। वही हुआ भी, ठीक है। देखो ये देयर वाज अवेयरनेस दैट द वास्ट कंट्री लाइक इंडिया हैड बीन कॉलोनाइज्ड बाय हैंडफुल ऑफ फॉरेनर्स बिकॉज ऑफ वीकनेस इन द इंडियन सोशल स्ट्रक्चर एंड कल्चर। Therefore, socio-religious reforms bound to happen in India. They were occasioned by the colonial presence but not created by it. ठीक है. Now, Raja Ram Mohan Roy, he called practice of sati as murder. Due to his efforts, abolition of Sati Act 1829 enacted. William Bentinck did that. William Bentinck was the Governor General or Viceroy between 1828 to 1835. Right? And he defended the basic and universal principle of all religions like monotheism of Vedas. To prove his conviction, he translated the Vedas and fine Upanishad into Bengali. भाई सोचो यार, मतलब ये बंदों ने उपनिषद वगैरह को ट्रांसलेट कर दिया, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। मतलब देख रहे हो हमारा किस लेवल से डिक्लाइन हुआ है। हम लोग ये सोचें कि इंडिया इज ग्रोइंग, इंडिया इज ऑन द ग्रोथ पाथ। येस, इट इज ऑन द ग्रोथ पाथ ऑन अ मटेरियलिज्म, ऑन अ मटेरियल सेंस, बट ऑन दी स्पिरिचुअल सेंस वी आर ऑन अ हेवी डिक्लाइनिंग पाथ। हमें कुछ आइडिया ही नहीं है हमारे वेद क्या थे, उपनिषद क्या थे, क्या है क्या नहीं, कितने उपनिषद कितने वेद, कोई आइडिया। 4 वेदों के नाम नहीं बता पा रहे लोग। ये हालत हो गई है देश की। तो ये लोगों ने राजा मोहन राय वॉज सो लर्नेड, सो अब मतलब बस शब्द नहीं है इन लोगों की तारीफ के लिए, इतने बेहतरीन लोग ये लोग थे। तो इन्होंने वेदास को अपनी बात को प्रूव करने के लिए, यार हम लोग तो ये कहते हैं भाई जिसको नहीं समझ में आ रहा छोड़ बाहर जानते हैं हमें क्या मतलब, बट इन्होंने दे वर सो डेडिकेटेड टू दिस सोसाइटी, दे वर सो डेडिकेटेड कि उन्होंने वेदास और अपनी बात को प्रूव करने के लिए वेदास को ट्रांसलेट कर दिया कि ये लो पढ़ो, ये लिख रहा है ना। ओके, सो इन 1814 ही सेट अप आत्मीय सभा टू प्रोपगेट मोनोथिस्टिक आइडियल्स। मोनोथिस्टिक आइडियल्स मतलब कि भाई एक की पूजा करनी है, मोनोथिस्टिक होना चाहिए, आपका श्रद्धा एक में होनी चाहिए। मोनोथिस्टिक आइडियल्स ऑफ वेदांता यानी एक ही ब्रह्म, सुपर थिंग वो। एंड टू कंपेन अगेंस्ट आइडोलेटरी, कास्ट रिजिडिटी एंड सोशल इल्स। उन्होंने वेदास का सहारा लिया कि भाई कास्ट वास्ट का सीन ही नहीं था, तुम जबरदस्ती कास्ट में फंसे हुए था ही नहीं ऐसा कुछ, सोशल इविल्स थे ही नहीं, विमेंस को बहुत रिस्पेक्ट मिलती थी, सारी चीज़ें थी, तुम लोगों ने अलग काट रखा है। ये उन्होंने सिखाया, उन्होंने वेदास को प्रूव किया। देन ही सेटअप ब्रह्मो सभा, इंपॉर्टेंट है भाई एग्जाम के लिए। ब्रह्मो सभा इन 1828 एंड लेटर इट बिकम ब्रह्मो समाज, रीनेम्ड एज ब्रह्मो समाज। तो ब्रह्मो समाज वॉज फाउंडेड बाय राजा राम मोहन रॉय, राइट। ही ओनली वांटेड टू प्यूरिफाई हिंदुइज्म, नया रिलीजन क्रिएट नहीं करना था, हिंदुइज्म को प्यूरिफाई करने का टारगेट था विद ईविल प्रैक्टिसेस, यानी जो उसमें जो फालतू की चीज़ें आ गई हैं, जो सोशल ईविल्स आ गए हैं, उनको हमें रिमूव करना है, ये उनका टारगेट था, राइट। तो फीचर्स क्या थे? डिनाउंस पॉलीथीज्म, हटाना ही था, पॉलीथीज्म कह ही नहीं रहे थे वो, हटाओ भाई इसको। आइडल वर्शिप बंद करो, ठीक है। मूर्ति पूजा के विरोध में थे कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, आपको अपने अंदर झांकना है और भाई ब्रह्म को पहुंचना है। दैट हिज आइडिया कि भाई बेसिकली वो कह रहे हैं कि ईश्वर जो है वो निराकार है, वो साकार नहीं है, ऐसा उनका मानना था। अवतारों में बिलीव करते ही नहीं थे, ठीक है, दे डिड नॉट बिलीव इन इनकारनेशंस। एंड ही लेफ्ट द बिलीफ फॉर ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल्स, यानी कि जो हमारी आत्मा है वो परमात्मा से जाके मिलन होती है, वो जाती है, वो मरती नहीं है, वो आती है। उन्होंने कहा भाई ये तुम्हारी इच्छा है, तुम्हें मानना है मानो, नहीं मानना मत मानो, ठीक है। ही लेफ्ट इट ऑन ब्रह्मोस, ब्रह्मोस वॉज कॉल्ड द मेंबर्स ऑफ द ब्रह्मो समाज, ही लेफ्ट दैट ऑन ब्रह्मोस, थैनोस या वो नहीं, ब्रह्मोस। क्रिटिसाइज्ड
कास्ट सिस्टम को क्रिटिसाइज, ये तो मान के चलो यार कि हर सोशल रिफॉर्म में कास्ट सिस्टम को क्रिटिसाइज किया ही किया है ना। एंड ही डिनाइड एनी स्क्रिप्चरल इनफॉलिबिलिटी, मतलब उन्होंने ये कहा कि भाई मोनोपोली नहीं है किसी भी वेदास की या उपनिषद की या किसी भी रिलीजियस टेक्स्ट की। अच्छी बात है, पढ़ो, उससे अच्छी चीज़ें लो, लेकिन मोनोपोली नहीं कि जो लिखा है वह सही है। अगर लॉजिक के विरोध में जा रहा है ना, अगर आपकी कंशाइंस या ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट में जा रहा है ना, तो वो भी गलत है, ये उन्होंने बोला। He called for reduction of he called for reduction of export duties on Indian goods and abolition of East India tax trading rights. He demanded Indianization of superior services. ये ध्यान देना अब यहाँ पे. He demanded Indianization of superior services and separation of executive from judiciary. अब तुम ये सोचो यार कि जो आदमी जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, इंडियनाइजेशन ऑफ सुपीरियर सर्विसेज, इन सब चीज़ों की बात कर रहा है, वो उसको किसान से क्या लेना देना होगा, या जो बहुत गरीब आदमी है उससे क्या ही लेना देना होगा, या मैं यूं कहूं कि बहुत गरीब आदमी को इस इंसान से क्या लेना देना होगा। तो बेसिकली ही डिड नॉट हैव अ कनेक्ट विद द मास ऑफ द कंट्री, क्योंकि मास तो गरीब ही था यहाँ का। जो अमीर लोग थे, जो हायर स्टेटा के लोग थे, वो कनेक्टेड फील करते थे इस आदमी से कि यार सही बात बोल रहा है ना। लेकिन भाई जो रिक्शा चला रहा है या तांगा चला रहा होगा, उस वक्त बैलगाड़ी चला रहा होगा, या खेती कर रहा होगा, या मजदूरी कर रहा होगा, या जो भी छोटे काम कर रहा, मतलब बहुत ही गरीब तबके से होगा, वो तो इसके साथ कनेक्टेड ही फील नहीं करेगा। तो ये नोट करने वाली है कि ही वॉज फेमस इन एरिस्टोक्रेटिक क्लास, रूलिंग क्लास। ही वॉज फेमस इन एरिस्टोक्रेटिक क्लास, रूलिंग क्लास में फेमस थे, एंड बट लैक द अमंग द मासेस में वो नहीं था उनका खेल। वहीं पे एक रेनोड पर्सनालिटी वाज अक्षय कुमार दत्त। ही यूज्ड रैशनल अप्रोच टू स्टडी रिलीजियस एंड ट्रेडिशंस। ही इवेल्युएटेड कॉन्टेम्परेरी सोशल रिलीजियस प्रैक्टिसेस, मतलब उस समय के जो सोशल रिलीजियस प्रैक्टिस थे उनको उन्होंने सोशल यूटिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक तो बताया, और दूसरा फेथ को बताया, फेथ विथ रेशनैलिटी, कि भाई फेथ होना सही है, लेकिन ऐसे नहीं कि मतलब कुछ भी आप मानने लगो, ठीक है। एंड ही बॉट मेडिकल ओपिनियन टू सपोर्ट हिज व्यूज अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, राइट, ये उन्होंने किया। ब्रॉडली सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स हैड अ 2-point एजेंडा, 2 पॉइंट का एजेंडा था। पहला, फाइट फॉर द बेटरमेंट ऑफ स्टेटस ऑफ विमेन। सेकेंड, टू रिमूव डिसेबिलिटीज अराइजिंग आउट ऑफ अनटचेबिलिटी। एंड फाइटिंग फॉर द बेटर ऑफ स्टेटस ऑफ वुमेन के लिए उन्होंने क्या किया, देखो वो क्या किया, वो ये किया कि रिफॉर्मर्स अपील फॉर द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडिविजुअलिटी एंड इक्वालिटी, भाई इक्वालिटी देने की बात की। फिर डिस्कार्डेड डिग्रेडेड सिस्टम्स, यानी जो कस्टम्स अब बहुत पुराने हो गए, जिनका कोई यूज़ नहीं है, कोई मतलब नहीं है, उनको डिनाउंस किया, लाइक पर्दा सिस्टम, पॉलीगेमी, सती, चाइल्ड मैरिज एक्सेट्रा। हिंदू मैरिज एक्ट इनकी वजह से आया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की उससे आया 1856 में। फिर एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट आया 1891 में, जिसमें बोला गया कि 12 की उम्र से कम की लड़कियों की शादी नहीं करेंगे, बाय द एफर्ट्स ऑफ BM मालाबारी। शारदा एक्ट आया 1930 में, इसी का जो फॉलो अप है 18, उसमें मिनिमम उम्र कर दी 18 कर दी लड़कों के लिए और 14 कर दी लड़कियों के लिए, ठीक है। एजुकेशन, विमेन की एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया। विमेन के बहुत सारे विमेन ऑर्गेनाइजेशंस धीरे धीरे आने लगे, जैसे कि ये किसमें है, भारत स्त्री महामंडल इलाहाबाद में भाई सरला देवी चौधरानी ने किया उसको 1910 में। लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस, नेशनल काउंसिल ऑफ विमेन इन इंडिया, दैट इज फ्रॉम नेशनल ब्रांच ऑफ इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ विमेन, दैट इज बाय एफर्ट्स ऑफ मेहर भाई टाटा, राइट। ऑल इंडिया विमेन कॉन्फ्रेंस बाय मार्गरेट कर्जन्स, बहुत सारी चीज़ें इस तरीके की हैं। फिर कास्ट के अगेंस्ट में, एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट में उनका जो एफर्ट्स थे वो की, ठीक है। सो नेक्स्ट इज जनरल सर्वे ऑफ सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, एंड वी विल स्टडी इट इन द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसके बारे में बात करूँगा। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, एंड आई एम ट्राइंग कि आपका जो एक ब्रॉड व्यू है, जो ब्रॉड पिक्चर है, वो एक क्लियर हो जाए, क्रिएट हो जाए, so that you can just connect and get the idea कि पहले क्या हुआ और बाद में क्या हुआ. I'll just try to tell you the events in the sequence, right? So we will see in the next video. Thank you.